तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, और इसके लिए हम ले रहे हैं आज बेलन। ठीक है, और बेलन के आगे मैंने एक शब्द और लिख रखा है, लंबवृत्तीय बेलन। ठीक है, अब आप कहेंगे कि बेलनाकार आकृतियां होती कैसे हैं। जैसे आपने घरों में दूध भरने के लिए डिब्बा देखा होगा, आपके घरों में जलने वाली ट्यूबलाइट है, ऐसी अनेकों आकृतियां आपने देखी होंगी जिनमें क्या विशेषता है कि इसका जो पैदा कहें और ढक्कन कहें, दोनों एंड सिरे, अंत सिरे वृत्ताकार होते हैं, और जो खड़ा हुआ भाग होता है, ठीक है, मैं आपको कुछ बेलनाकार आकृतियां दिखाता हूं। तो देखिए, बोर्ड पर आप एक बेलनाकार आकृति देख रहे हैं जिसकी त्रिज्या मैं r मान लेता हूं और ऊंचाई h। तो देखिए त्रिज्या कैसे मानेंगे, मध्य बिंदु यहां मैं ले लेता हूं और इसके एक कॉर्नर तक की जो दूरी है वो इसकी त्रिज्या कहलाएगी, और पेंदे से ढक्कन के मध्य तक की जो दूरी कहें ये क्या कहलाएगी, ऊंचाई। ठीक है, ये, और ऊंचाई को व्यक्त करते हैं हम h से। तो ये पृष्ठ भी कैसा है, वृत्ताकार है। ठीक है, तो इसकी भी त्रिज्या क्या होगी, r। तो इसके कितने पृष्ठ हुए, 3। ये भी वृत्तीय पृष्ठ है जो पैदा है भाई, वृत्तीय पृष्ठ। और जो ढक्कन है वो भी वृत्तीय पृष्ठ है, और ये जो खड़ा हुआ भाग है इसका कहलाता है वक्र पृष्ठ। अब देखिए, अगर हम इस बेलनाकार आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहें तो कैसे ज्ञात करेंगे। दो वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल, दोनों ही जो एंड सरफेस हैं इसके वो कैसे हैं, सर्कुलर हैं, वृत्ताकार हैं। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये दो वृत्तीय पृष्ठ हैं, इसलिए इन दोनों वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब एक शेष रह गया कि इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूं कि भाई पैदा जो है, नीचे वाला पृष्ठ है उसको काट के अलग कर दिया और ढक्कन को भी काट के अलग कर दिया, तो केवल मेरे पास ये खड़ा हुआ भाग रह जाएगा, ये जो खड़ा हुआ भाग रह जाएगा। और इस खड़े हुए भाग को भी मैं अक्ष के सहारे, ये जो अक्ष कहलाएगा, अक्ष के सहारे कैंची से काट दूं। ठीक है, और इसको मैं खोल लूं तो वो कैसी आकृति बनेगी, एक आयताकार आकृति बनेगी। आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, तो मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये जो देखिए ये बीच का जो वृत्त, ये पाइप नुमा आकृति बनती है ना बीच की, जैसे आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल आकृति होती है। इसके ऊपर वृत्ताकार होता है और ये वृत्ताकार आकृति थी। अब मैंने पैदा और ढक्कन इसके काट के अलग कर दिया, अर्थात दोनों वृत्तीय पृष्ठों को काट के अलग कर दिया। अब केवल ये खड़ा भाग रह गया है जिसको क्या बोलेंगे हम, वक्र पृष्ठ। अब इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मुझे निकालना है, तो अब मैं क्या करता हूं, इस अक्ष के सहारे इसको यहां से कैंची से काट देता हूं और इसको खोलता हूं। खोलने पर हम देखेंगे कि ये पृष्ठ कैसा निकलता है, आयताकार। तो आप देखिए, यही था खड़ा हुआ भाग, ये मान के चल लेते हैं कि ये जो कागज था इसका खड़ा हुआ भाग था। ठीक है, इस तरह से। अब इसको मैंने खोला तो ये, तो इसकी जो ऊंचाई है वो किसके बराबर है। अब देखिए, इस कागज की जो लंबाई है वो क्या है, इस बेलन की ऊंचाई है। आप इसको जो खोलेंगे तो ये क्या है, इसकी ऊंचाई है। और अब देखिए, ये हिस्सा क्या होता है, वृत्ताकार होता है ना, बेलन का ये हिस्सा क्या होता है, वृत्ताकार होता है। और इसको जब मैं खोलूंगा तो ये बन जाएगा इसकी, अर्थात इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है, इस वृत्ताकार पृष्ठ की परिधि है। आप सोचिए, ये वृत्ताकार पृष्ठ की क्या है, परिधि है। तो ध्यान आई ना। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मैं यही निकाल देता हूं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल खोलने पर क्या हुआ, आयत, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसको आप ध्यान से समझना, लंबाई गुणा चौड़ाई। और लंबाई के रूप में क्या है, h, और चौड़ाई के रूप में क्या निकल रही है, इस वृत्ताकार पृष्ठ की जो काटने से पहले था वो वृत्ताकार पृष्ठ था, इसकी क्या होगी, ये परिधि। और परिधि का सूत्र आपको पता ही है, 2 पाई आर। इसलिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया भाई, 2 पाई आर एच। तो ये याद रखेंगे आप अच्छी ढंग से कि बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर एच। और
दोनों अंत सिरे हैं जो वृत्तीय पृष्ठ हैं उनका क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आसान है ना, तो मैं इसको लिख देता हूं, दो वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल, दो वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसी तरह नंबर 2 वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वो कितना आ गया 2 पाई आर एच। वर्ग इकाई आप लिखा हुआ मान है, ठीक है। क्षेत्रफल में क्या होता है वर्ग इकाई, सेंटीमीटर में नापे तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में है तो वर्ग मीटर। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस बेलन का अगर मैं ज्ञात करना चाहूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वो क्या होगा भाई। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में तीनों पृष्ठ शामिल है ना, दो वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल, दो वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यही होगा ना। अब लिख लीजिए भाई, दो वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या है 2 पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है 2 पाई आर एच, कॉमन के रूप में क्या है 2 पाई आर बाहर आ जाएगा, तो 2 पाई आर बाहर, यहां से आर बचेगा, यहां से क्या बचेगा एच, इतने वर्ग इकाई। तो ये तीनों सूत्र आपको याद करने हैं। अब मैं एक उदाहरण लेता हूं, मान लेते हैं कोई बेलनाकार आकृति है जिसका व्यास, व्यास का मतलब समझ रहे हैं, यहां से लेके इस कॉर्नर तक 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई, तो देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहीं लिख देता हूं 2 पाई की जगह क्या लिख देंगे 22/7, आर के स्थान पर 7 लिख रहा हूं क्योंकि मैंने कहा था व्यास, व्यास मतलब त्रिज्या का दुगना, त्रिज्या का दुगना कितना था 14, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7, और ऊंचाई के रूप में मैंने क्या बोला था 15, 7 से 7 काट दिया तो 15 दूनी 30, 30 का गुणा 22 से करेंगे तो 22 × 66, 660 वर्ग, अगर मीटर में नापे तो वर्ग मीटर हो जाएगा, मैंने शायद सेंटीमीटर बोला था इसलिए वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे। अब इसी तरह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह था कि वक्र पृष्ठ हमने निकाल लिया और दो वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल और निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो तब भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, और चाहे तो इस सूत्र में रख के निकाल लीजिए। चलो इसमें 2 × 22/7, आर के स्थान पर 7, और देखिए ये कोष्टक शुरू, तो आर के स्थान पर 7 और एच के स्थान पर 15, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 44, 22 दूनी 44 और 15 और 7 22, तो 22 चौका 88 और 22 चौका 88 और 8 96, 968 वर्ग सेंटीमीटर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब मैं यही एक बात और करता हूं कि आयतन क्या होता है। तो कोई भी आकृति अंतरिक्ष में जितना स्थान घेरती है, ठीक है, तो वो उसका आयतन कहलाता है। आप सोचिए, अब आप कैसे याद करें, आप तो ये मान के चलिए कि जैसे कोई डिब्बा है, डिब्बे के अंदर कितनी मात्रा आएगी, है ना, कोई अन्य द्रव उसमें भरा जाए वो कितना स्थान घेरेगा, वो उसके अंदर का क्या हो जाएगा आयतन। और आयतन ज्ञात करने का एक सूत्र में रामबाण सूत्र बता देता हूं, सबके साथ चलेगा वो सूत्र, एक ही सूत्र होता है सबका, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। क्या, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो देखिए बेलन का आयतन भी इसी तरह हम निकाल लेंगे। चलो ये 3 हो गया तो 4 मैं यहां लिख देता हूं, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, यहां इसको अलग, ठीक है। और बेलन का आयतन इसी सूत्र से निकालिए जो मैं बोल रहा था, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। कभी कभी देखिए 1 नंबर के प्रश्न में ऐसा आ जाता है कि आधार का क्षेत्रफल 22 है, ऊंचाई 10 है, तो बेलन का आयतन क्या हुआ, आप वहीं लगा दीजिए सूत्र सीधे सीधे कि आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई 22 × 10 220,
घन सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना आयतन किस में होता है, घन सेंटीमीटर या घन मीटर में। अब एक बात सूत्र के रूप में बात करूं, आधार कैसा है बेलन का, वृत्तीय है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आधार के क्षेत्रफल के स्थान पर मैं क्या लिख दूं, पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई के स्थान पर क्या लिख दूं, एच। तो यही सूत्र आ गया भाई, पाई आर स्क्वायर एच, यही बेलन का क्या है, आयतन का सूत्र है। और अभी मैंने जैसे प्रश्न आपसे पूछा था कि एक बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो मैंने अभी उसका निकाल के आपको बताया था कि वक्र पृष्ठ 660 और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 आया था, तो उसका आयतन कितना आएगा, आयतन भी निकाल के आप देख लीजिए। पाई के स्थान पर 22/7, आर स्क्वायर के स्थान पर 7 × 7 हो जाएगा, क्योंकि व्यास 14 था और ऊंचाई कितनी है 15, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 सत्ते 154, 154 × 15 कर दीजिए, 15 चौका 60, 6 हासिल, 15 पन 75 और 6 81, 15 एकन 15 और 8 23, तो 2310 घन सेंटीमीटर ये उस बेलन का आयतन हो जाएगा। तो देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो क्या दिया गया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हम जानते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 3 पृष्ठों का क्षेत्रफल समाहित होता है। कौन कौन से, बेलन के दोनों अंत सिरे अर्थात पेंदा और ढक्कन का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का मतलब बेलनाकार जो आकृति उसका खड़ा भाग का क्षेत्रफल। तो अब आप देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दिया गया है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका मतलब इसमें दोनों दिए गए हैं, कौन कौन से दिए गए, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल, 2 वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल, और ये सब मिलके क्या दिया गया है 462। अब आगे पढ़िए, उसका वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, इसका मतलब वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। इसका मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया, 462 में 3 का भाग दे लीजिए भाई। संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहां से पढ़िए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 है, इसलिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 462/3 हो जाएगा 1/3, प्लस 2 वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल, 2 वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर 462। तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं कि 2 वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना हो गया, 2 वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना हो गया भाई, आप सीधे सीधे कहेंगे कि 462 माइनस इसमें निकाल लीजिए कि 3 एकन 3, भाई ये इधर को आके माइनस की हो जाएगी 462/3। तो देखो 3 एकन 3, 1 बचा, 3 पंजे 15 और 3 चौका 12, 462 से 154 घटा दीजिए तो ये बैठेगा 208, 208 बैठेगा ना। वैसे भी आप देखिए जब 1/3 क्षेत्रफल इतना है, आप सोचिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो 2 वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2/3। तो सीधे निकाल सकता था ना मैं कि 2 वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल, 2 वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा 462 का 2/3, 2/3, 3 से काट देते 154 और 154 दूनी 308, हाँ सॉरी ये 308 बचेंगे, यहां गलती पकड़ गई, ठीक है 308 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप कैसे भी सोच लीजिए, बात आई ना समझ में। मैंने ऐसे लिख दिया, आप ऐसे लिख सकते थे कि भाई जब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है तो 2 वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल 2/3 होगा, 2/3 होगा, तो 462 गुणा 2/3 करते 308 आ जाता। अब ये किसका मान है भाई 2πr², क्योंकि वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल πr² होता है, तो 2πr² बराबर 308, तो r² बराबर क्या हो जाएगा 308/2π, इसका मतलब 308/2 गुणा पाई का मान 22 और 7 कहाँ जाएंगे ऊपर, 22 से काट दीजिए, 22 एकन 22 बचे 8, 22 चौका 88 और ये 7,
तो आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 7। अब चूंकि त्रिज्या माइनस में होती नहीं इसलिए आर बराबर 7 सेंटीमीटर। अब आर बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया तो आर का मान कहीं भी रख दीजिए, यहां रख दीजिए, ठीक है। या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है भाई, कितना था 154। तो देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या था, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच बराबर कितना था 154। तो इसमें मान रख दीजिए h बराबर, इससे निकालना है मुझे, तो 154 बटे क्या हो जाएगा 2 पाई आर। तो 154 बटे 2 गुणा 22 और 7 ऊपर चला जाएगा। और आर भी कितनी है 7 सेंटीमीटर है, तो 7 यहाँ लिख दीजिए, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 सत्ते 154। तो h बराबर क्या हो गई 7 बटे 2 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन अब सरल है ना, तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या है भाई, पाई आर स्क्वायर एच। तो 22 बटे 7, आर स्क्वायर की जगह 7 गुणा 7 और एच के स्थान पर 7 बटे 2, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 11 बार, तो 11 7 77, 77 गुणा 7 कर दीजिए, यही दो ना, 11 7 77 गुणा 7 हो जाएगा। तो 7 7 49 और 7 7 49 और 53 539 घन सेंटीमीटर। और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब देखिए इस सवाल को आप इस तरीके से ना करके वैसे भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तो मैं थोड़ी सी देर के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूं, बोर्ड को साफ कर लेता हूं, फिर एक दूसरा तरीका बताता हूं। तो देखिए दूसरा कायदा क्या दिया गया है, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1 तिहाई है। इसका मतलब उल्टा करके सोचिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, वक्र पृष्ठ का 3 गुना। वही बात हुई ना, सोच लिया ना, धन्यवाद। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रश्नानुसार आप लिखेंगे, प्रश्नानुसार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 3 गुना किसका, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का 3 गुना। आप सूत्र लिख दीजिए आप। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, ये रटे हुए होने चाहिए, 2 पाई आर आर प्लस एच बराबर थ्राइस ऑफ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच। अब आप सोचिए कुछ कट रहा है ना, कट रहा है 2 पाई आर, 2 पाई आर कैंसिल आउट, क्या बचा भाई r प्लस एच बराबर 3h। h को इधर ले जाइए, माइनस के हो जाएंगे, तो कितना बच जाएगा 2h। इसका मतलब r इज इक्वल टू 2h। तो ऐसे लंबवृत्तीय बेलन की क्या विशेषता आ गई कि उसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की दुगनी है। ठीक है, इस बात को पकड़िए और इस सूत्र में लगा दीजिए। कैसे भाई, क्या दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दिया गया है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर आर प्लस एच होता है और उसका मान क्या दिया गया है 462। यही मान है ना भाई, इतने वर्ग सेंटीमीटर मान रख दीजिए। तो 2 गुणा 22 बटे 7, आर के स्थान पर 2h लिख देता हूं, ठीक है, और कोष्टक में आर के स्थान पर फिर 2h और प्लस h। आपको घबराना नहीं है, आर जहां लिखी हुई है उसके स्थान पर मैंने क्या लिख दिया है 2h। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, h बराबर r/2 भी लिख सकते हैं। जहां h लिखा हुआ है वहां क्या लिख दूं r/2, तो वहां से r का मान निकाल लेंगे, यहां से h का मान निकाल के फिर h का मान रख के क्या निकाल लेंगे r का मान। कुल मिला के आयतन मुझे ज्ञात करना है, तो बेलन की त्रिज्या चाहिए और ऊंचाई चाहिए। ठीक है, तरीके बहुत हैं, आप किस हिसाब से सोचते हो वो महत्वपूर्ण। तो देखिए बराबर 462। ठीक है, अब यहां गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं क्या क्या होता है भाई। देखिए 2 गुणा 22 गुणा 2h, ये कितने हो गए 3h, ऐसे ही ना, बटे 7 बराबर 462। अब भाई बजगुणा कर दीजिए, बजगुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 22 गुणा 2h गुणा 3h, ठीक है, बराबर 462 गुणा 7। ठीक है, अब h स्क्वायर, तो h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 462 गुणा 7 बटे 2 गुणा 22
गुणा 2 गुणा 3, काट दीजिए जो भी कटता है भाई। 22 से 22 दूनी 44 और बचे 2, 22 एकन 22, ठीक है भाई। 3 से काट देता हूं, 3 7 21, तो 49 बटे क्या हुआ 4, ऐसे ही है ना। तो h बराबर क्या हो जाएगा 49 बटे 4 का वर्गमूल 7 बटे 2 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई आ गई 7 बटे 2 या 3.5 लिख दीजिए, बात एक ही है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे को सरल करें ना करें। अब देखिए h का मान वापस रखिए इसी में, ठीक है भाई, और किसका मान निकाल लीजिए r का मान निकाल लीजिए। पुनः समीकरण 1 कह दें इसको मान रखने पर भाई। तो देखिए 2 गुणा पाई की जगह 22 बटे 7, r के स्थान पर मैं r ही लिख रहा हूं, ठीक है, और r प्लस h के स्थान पर, ठीक है, 7 बटे 2। ऐसे लिखने की बजाय मैं सीधे सीधे देखो ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ये मैंने ऐसे लिखा है, उसकी बजाय हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि भाई वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना था, ठीक है। आप यहां लिख सकते थे हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना था भाई, सीधे सीधे निकाल लीजिए कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, चाहे इसी में रख दीजिए, इसमें थोड़ा लेंदी पड़ता। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का बटे 3, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 462 बटे 3 154, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r h, ठीक है, बराबर 154। तो अब देखिए 2 गुणा 22 बटे 7, r की जगह r और h के स्थान पर क्या लिखता मैं 7 बटे 2 बराबर 154। तो देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो r बराबर क्या हो जाता 154 बटे 22, इसका मतलब 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। आप यहां भी सोच लीजिए कि मैंने ये भी क्यों किया, देखो कितने रास्ते हैं, इसको भी करने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं इसमें मान रख रहा था, उसको भी करने की कोई जरूरत नहीं, ये यूजलेस था। क्यों यूजलेस था, अरे भाई h का मान 7 बटे 2 आ गया ना, तो यहां देखिए मैं समीकरण 1 इसको मान सकता था, ये 2 चलो, तो यहां r बराबर क्या थी, यहां से ही निकल आता ना, r बराबर क्या थी 2h के, तो r बराबर 2 और h के स्थान पर क्या लिख देता मैं 7 बटे 2, तो 2 से ये 7 सेंटीमीटर यहां से आ जाती। तरीके इतने हैं, आप चाहें जितने तरीकों से निकाल लीजिए। तो अब मुझे पता लग गया ना r 7 सेंटीमीटर है, यहां से भी 7 सेंटीमीटर आई, ऊंचाई 7 बटे 2 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन अभी हमने निकाला था, अब वो तो समझ में आ ही गया आपके कि बेलन का आयतन कितना होता है पाई r स्क्वायर h, 22 बटे 7, r स्क्वायर 7 गुणा 7 और h के स्थान पर 7 बटे 2, 7 से 7 कैंसिल, ये 11, तो 11 7 77 गुणा 7 वो 5 से 39 अभी निकाले थे, 7 7 49 5 इतने घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये था, आप अपने दिमाग को स्थिर रखिए, आपके दिमाग में जो सूत्र आए उसी का प्रयोग करके आप प्रश्न करते जाइए, मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो देखिए 2 लंबवृत्तीय बेलन है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और ऊंचाइयों का जो अनुपात दिया गया है वो 5:4 है। हमें करना क्या है, दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है और आयतनों का अनुपात भी ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को देखकर आपको ना तो चिंता करनी है ना घबराना है। क्या करना है, अगर अनुपात दिया गया है, देखिए अनुपात का मतलब क्या है, किसी राशि को काटने के बाद, है ना, जैसे अगर एक की त्रिज्या 10 होती और एक की 15 होती, तो तब भी तो जैसे 5 से इसको विभाजित कर दें तो 5 दूनी 10, 5 दिए 15, इसका मतलब त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो त्रिज्याएं 10 और 15 हो सकती हैं, हो सकता है कि 40 और 60 हो, ठीक है, पता नहीं किस संख्या से इसको विभाजित किया है दोनों को, और जब अनुपात 2:3 निकला है तो हम या तो x का गुणा कर लेते हैं, y का गुणा कर लेते हैं, त्रिज्याएं तो दोनों में r का गुणा कर लेते हैं, ठीक है, तो उसका मान निकाल लेंगे और वो मान आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इन चीजों से कभी भी व्यथित नहीं होना है। तो मैं क्या मान लेता हूं कि माना दोनों बेलनों
की त्रिज्याएं क्रमशः क्या है, 2r व 3r हैं। ठीक है, इनका अनुपात निकालेंगे तो r से r कैंसिल हो जाएगा, 2:3 आ जाएगा। आप अगर r नहीं माने तो 2x और 3x मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह भाई तथा दोनों बेलनों की ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाइयों में भी अनुपात दिया गया है इसलिए ऊंचाइयों को क्या मान सकता हूं मैं, 5h व 4h है। ठीक है भाई, अब देखिए क्या पूछ रहा है, दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। इसका मतलब प्रथम बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, प्रथम बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे द्वितीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है सूत्र, 2πr1h। ठीक है, और h1 मान लेता हूं। ठीक है, क्योंकि दोनों बेलन अलग अलग हैं, दोनों की त्रिज्याएं अलग हैं, तो पहले की मैं त्रिज्या r1 मान लेता हूं, ऊंचाई h1, और दूसरे बेलन की, ठीक है, त्रिज्या r2 और ऊंचाई h2 मान लेता हूं, और सूत्र वही होता है 2πrh। अब देखिए 2π तो ऑटोमेटिक ही कट गया, r1 का मान रख दीजिए, कितना है 2r भाई, ऐसे ही है ना। h1 का मान कितना है 5h, ये सावधानी से मान रखना है, बटे r2 का मान रख दीजिए 3r, दूसरे बेलन की त्रिज्या ही तो है r2, h2 क्या है दूसरे बेलन की ऊंचाई, और वो कितनी है 4h। अब देखिए r से r कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, 2 से और काट दीजिए। ठीक है, ऊपर क्या रह गया 5, नीचे क्या रह गया 6, अर्थात दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ गया, 5:6। है ना आसान। दूसरा प्रश्न इसी में, अब क्या है, दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसका मतलब प्रथम बेलन का आयतन, प्रथम बेलन का आयतन बटे द्वितीय बेलन का आयतन, द्वितीय बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, इसलिए पहले का क्या हो जाएगा πr1²h1। ठीक है, बटे दूसरे का क्या हो जाएगा πr2²h2। ठीक है, r के स्थान पर r1, h के स्थान पर h1, दूसरे पे r2 और h2। पाई से पाई कट गई भाई। अब मान रख दीजिए r1², ये r1 है भाई, इसका मतलब 2r का स्क्वायर, h1 के स्थान पर क्या लिखूंगा 5h अपॉन r2², इसका मतलब 3r का स्क्वायर, और h2 के स्थान पर क्या लिखूंगा 4h। ठीक है, अब देखिए सरल कर लीजिए, 4r² इंटू 5h अपॉन 9r² 4h। तो देखिए h से h कैंसिल, r² इज कैंसिल विद r², 4 से कैंसिल 4, क्या रह गया 5:9, और यही क्या है दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात। तो अगला प्रश्न देखिए, एक बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 1650 घन सेंटीमीटर और 660 वर्ग सेंटीमीटर हैं। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करनी। तो क्या दिया गया है, तो आपको दिया गया है, देखिए ध्यान से सोचिए, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं पहले हम। तो बेलन का आयतन, और सूत्र तो याद आ ही गया ना आपके, πr²h, और उसका मान कितना दिया गया है 1650 घन सेंटीमीटर। ठीक है भाई,
अब देखिए आगे क्या दिया गया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। और ये कितना दिया गया है 660 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम ऐसा कर देते हैं ना कि समीकरण इसको एक मान लेता हूं, समीकरण दो तरीके हैं। एक तो भाई यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं पाई आर आर एच ऐसे, तो उसकी बजाय मैं ऐसे लिख देता हूं कि समीकरण एक को 2 में भाग दे दीजिए, ठीक है, 1/2 कर देते हैं, समीकरण एक में 2 का भाग दे दीजिए। तो कैसे होगा भाई, ये कैसे बदल जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 2 पाई आर एच बराबर 1650 बटे 660। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, एच से एच, और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्या बचेगा भाई r/2 बराबर, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और 11 से इसको और काट सकते हैं हम। देखिए 11 एकन 11 या 5, और 11 पंजे 55, और 11 छिक्की 66, ठीक है। और भी 3 से काट सकते हैं, 3 पंजे 15, और 3 दूनी 6। तो r/2 बराबर क्या है 5/2, 2 से 2 कैंसिल। इसका मतलब बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। ध्यान रखें इसे, दोनों का हर 2 है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब किसी एक में मान देखिए आ गई, त्रिज्या तो आ गई ना। अब समीकरण 1 या 2 अपनी स्वेच्छा से आप मान रख दीजिए, r का h का मान आ जाएगा। तो समीकरण 2 में मान रखने पर क्या आ जाएगा भाई, देखिए 2 पाई के स्थान पर 22/7, r के स्थान पर क्या रख देता हूं 5, और h मुझे ज्ञात करनी है बराबर 660। तो h बराबर क्या हो जाएगा, तो h बराबर निकालनी है 660, ये बजगुणा में 7 इधर आ जाएगा, बटे h के अलावा जितनी भी संख्याएं हैं वो सब कहाँ जाएंगी नीचे। तो देखिए 5 दूनी 10, ऐसे लिख लेते हैं 5 दूनी 10, 10 गुणा 22, तो 0 से 0 कैंसिल, 22 66, इसलिए h बराबर क्या आ गया 21 सेंटीमीटर, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। तो देखिए प्रश्न को, एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए दिया हुआ क्या है भाई कि बेलन की जो ऊंचाई है h का मान दिया है 7.5 सेंटीमीटर, और इसके आधार की त्रिज्या दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात करना है। तो एक तरीका क्या है कि मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करूं, भाई उसमें काफी गुणा भाग करने पड़ेंगे। फिर मैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालूं, उसमें भी गुणा भाग कीजिए, फिर अनुपात निकालूं। इतनी कैलकुलेशन क्यों, जब उसको शॉर्ट में किया जा सके। कैसे शॉर्ट, आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है ना, आप तो लास्ट तक खींच के ले जाइए, ठीक है। और केवल वांछित जो कम से कम मान रखने पड़े, जहां कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े, ऐसे मान रखिए ना, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है उसको लिख दीजिए। मुझे क्या निकालना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैंने बेलन शब्द नहीं लिखा है, अब लिखा हुआ मान लें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और किसके साथ अनुपात निकालना है भाई, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के साथ। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मैंने दोनों को बटे में लिख लिया अनुपात की चीजों को। अब इनका सूत्र लिख दीजिए। इनको अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो केवल अनुपात पूछ रहा है, अलग अलग निकलवा नहीं रहा है, ठीक है। अलग अलग निकलवाता तो अलग अलग निकालने पड़ते। तो अब सीधे सीधे लिख दीजिए ना, सूत्र क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 पाई आर आर प्लस एच, और वक्र पृष्ठ का 2 पाई आर, ठीक है। कैंसिल हो गया ना 2 पाई आर एच, सॉरी, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच में 2 पाई आर कैंसिल हो गया, ऊपर क्या रह गया आर प्लस एच, बटे नीचे क्या रह गया एच। अब आप केवल इनके मान रख दीजिए, केवल इनके मान रख दें तो r का मान क्या है भाई 3.5, ऐसे ही है ना,
प्लस h का मान कितना है 7.5 बटे h का मान क्या है 7.5, ये कितने हो गए 7 3 10 और 1 11, 11 बटे 7.5, तो इसको लिख सकते हैं 110 बटे 75। ठीक है, 5 से काट देते हैं, 22 पंजे 110 और 15 पन 75। अब ये विभाजित नहीं होता है, इसलिए 22:15 यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, नहीं तो आप कैसे याद कर दे भाई इसमें 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान 3.5, फिर ना 3.5 प्लस 7.5 और बटे अलग अलग कैलकुलेशन करते काफी लेंदी हो जाता है। आप सीधे लास्ट तक सवाल को खींचिए और जो राशि बच जाए उन्हीं के मान रख के अनुपात ज्ञात कर लीजिए। अब बात करते हैं लंबवृत्तीय खोखले बेलन की। अब आप कहेंगे सर खोखले बेलन की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? अब देखिए, जैसे मुझे कोई बेलन बना हुआ है और उसमें जो पदार्थ लगा हुआ है उसका आयतन निकालना है, तो सोचिए कैसे निकालूंगा। इसकी बात बाद में करूंगा, पहले यहां देखिए चित्र में। जैसे आपको एक चित्र दिख रहा है, इसमें 2 बेलन आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, एक बेलन है और उसके पदार्थ की ये जो मोटाई है, ठीक है, इसको मैं उसकी क्या है मोटाई मान सकता हूं। ठीक है, अब देखिए ये मध्य बिंदु हुआ इसका, और अगर मैं मध्य बिंदु से बाहर तक नापूं, बाहर की सतह तक नापूं, इस त्रिज्या को मैं अगर कैपिटल आर नाम दूं, ठीक है, तो कैपिटल आर क्या है मध्य बिंदु से और बाह्य जो सतह है उस तक नापी गई दूरी या त्रिज्या है, और अंदर तक जो नापी गई दूरी है, यहां से लेके मैं यहां तक ये कह सकता हूं ये। ठीक है, इसको स्मॉल आर, तो अंदर की जो सतह की जो त्रिज्या है वो आर है, तो सीधे सीधे हम क्या कह सकते हैं कि बाह्य त्रिज्या कैपिटल आर है और अंतः त्रिज्या कितनी है स्मॉल आर। इसी तरह ऊंचाई इसकी मैं क्या मान लेता हूं h। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आपसे पूछे कि इसके जो दोनों अंत सिरे हैं, अंत सिरे का मतलब इसका जो पेंदा और इसका जो ढक्कन है, उनका क्षेत्रफल क्या होगा? दोनों ही वृत्तीय क्षेत्रफल है। ठीक है, तो वृत्तीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? आपको पता है पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। पर जैसा मैंने आपको बताया था ना वृत्त पढ़ाते समय, जैसे ये संकेंद्रीय वृत्त की बात की थी कि जैसे एक कोई ये वृत्त है और एक इसके अंदर वृत्त है। ठीक है, ये इसका केंद्र है, बाह्य त्रिज्या इसकी कैपिटल आर हो, अंदर की त्रिज्या स्मॉल आर हो, तो इसका क्षेत्रफल जो ये छायांकित भाग है ना, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते? मैंने उस दिन बताया था कि बड़े वृत्त के क्षेत्रफल से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है पाई आर कैपिटल वाली, माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सेम कंडीशन यहाँ है, आप इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना चाहें इसका। ठीक है, तो आप देखिए ये मत समझिए कि साहब ये तो वृत्ताकार नहीं, ये 2 डायमेंशनल चित्र हम बना सकते हैं ग्रीन बोर्ड पर, जैसे ये चित्र 2 डायमेंशनल है, पर वास्तव में देखिए ये 3 डायमेंशनल आकृति है। बेलनाकार क्या होती है? त्रिविमीय, क्योंकि इसकी जो अब देखिए जो ऊपर की जो मोटाई है उसको मैं कहाँ दिखाऊं? ठीक है, तो ये पूरी तरह से वृत्ताकार है। तो इसी तरह से ये जैसे यहाँ बना हुआ है, इसके ऊपर ये बना हुआ है खड़ा हुआ भाग, ये इसका पेंदा है, तो इस जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पेंदे और ढक्कन का जो सूत्र है, ठीक है, तो वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल, वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल खोखले बेलन में कैसे निकालेंगे भाई? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, प्रत्येक का ईच, और क्योंकि इसमें 2 पृष्ठ होते हैं इसलिए अगर दोनों की बात करेंगे तो किसका गुणा कर देंगे? 2 का। अब बात करें हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब जो खड़ा हुआ भाग है, मैंने कल भी बताया था कि अगर इस पेंदे को काट कर अलग कर दें और इसके ढक्कन को काट कर अलग कर दें तो खड़ा हुआ भाग रह जाएगा, और वो आकृति कैसे बनेगी? इस तरह से बनेगी भाई, ये ना। अब इसका मतलब बाह्य त्रिज्या से लिया गया वक्र पृष्ठ और अंदर से भाई यहां से, ठीक है,
अंदर वाला वक्र पृष्ठ निकालिए और बाहर से लिया गया वक्र पृष्ठ, और बाहर की त्रिज्या से लेकर, जैसे बाहर की त्रिज्या कितनी थी कैपिटल आर, तो बाहर की त्रिज्या से वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच। कल मैंने सूत्र बताया था ना कि कैसे आता है इसका 2 पाई आर एच। तो बाह्य त्रिज्या से 2 पाई आर एच और स्मॉल त्रिज्या से क्या हो जाएगा भाई, अंदर से नापेंगे तो ये दूरी कितनी है स्मॉल आर, तब 2 पाई स्मॉल आर एच। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे भाई, एक्सटर्नल सरफेस एरिया, एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया, इंटरनल सरफेस एरिया। तो बाह्य त्रिज्या को जब मैं काम में लूंगा तो 2 पाई कैपिटल आर एच, ठीक है, और इंटरनल के लिए अंतः त्रिज्या लेनी पड़ेगी जो अंदर तक है 2 पाई स्मॉल आर एच। अब इसमें 2 पाई एच कॉमन आ जाएगा तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और यह सूत्र खोखले बेलन के वक्र पृष्ठ का आपको याद करना है। ठीक है, कैसे आया मैंने बता दिया, उसमें दोनों ही आएंगे, एक्सटर्नल सरफेस एरिया एंड इंटरनल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं इसके आयतन की, और आयतन से पहले मैं बात कर लेता हूं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब आप जानते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या शामिल है भाई, इसके सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल, इसका मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और दोनों वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख दीजिए भाई, क्या है 2 पाई एच आर प्लस आर, और दोनों वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई, भाई एक का तो ये है तो दोनों पेंदे और ढक्कन का क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखिए 2 पाई एच आर प्लस आर 2 पाई। अब आपको पता है ये दो संख्याओं पे वर्ग हो, बीच में ऋण का चिन्ह, तो गुणनखंड कैसे करते हैं, एक बार दोनों को जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। तो कैपिटल आर में एक बार स्मॉल आर को जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा इसके गुणनखंड आर प्लस आर और आर माइनस आर। तो अब देखिए कॉमन क्या आ सकता है, 2 पाई कॉमन दोनों में है भाई, और क्या कॉमन है आर प्लस आर कॉमन है। तो देखिए अब मैं कॉमन निकाल रहा हूं 2 पाई आर प्लस आर, ठीक है, ये कॉमन आ गया। यहां से क्या बच रहा है एच, अब यहां आ जाइए प्लस, यहां से क्या बच रहा है आर माइनस आर, यही सूत्र है। पर अगर इसको क्रमिक रूप से लिख दें ये अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल आपकी पुस्तक का सा सूत्र चाहिए, तो इसको कैसे और सुधार सकते हैं 2 पाई आर प्लस स्मॉल आर, और कैपिटल आर को पहले लिख देता हूं प्लस एच माइनस आर, इतने वर्ग इकाई। तो इस सूत्र को आप ढंग से समझ के याद कर लें, इसका कोई विकल्प नहीं है। मैंने कल भी बताया था कि आप बिना सूत्रों को याद किए, बिना सूत्रों को समझे सवाल हल नहीं कर सकते, इनमें कोई ट्रिक काम नहीं करती। बात करते हैं खोखले बेलन के आयतन की। तो नंबर 3 खोखले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब देखिए आयतन सबसे तात्पर्य क्या होता है कि बेलनाकार आकृति वाला कोई पात्र है, उसके अंदर कोई द्रव भरा हुआ हो या कोई अन्य कोई पदार्थ भरा हुआ हो या हवा भरी हुई हो, तो अंदर कोई चीज कितनी आ सकती है ना, अंदर कोई चीज कितना स्थान घेर रही है, वो उसका क्या कहलाता है आयतन कहलाता है। अब आप सोचिए जैसे ये कोई डिब्बा है आपका और इसमें हम पानी भरना चाह रहे हैं, तो मध्य बिंदु से बाहर की सतह को नापते हैं तो वो कैपिटल आर है, और मध्य बिंदु से अंदर की सतह को, इस अंदर की सतह को नाप रहे हैं तो वो स्मॉल आर है। ठीक है, तो कैपिटल आर से अगर मैं स्मॉल आर घटा दूं तो सीधी सी बात है इस डिब्बे की जो धातु है उसकी क्या आ जाएगी, मोटाई आ जाएगी। ये बात आपके समझ में आ रही होगी। ठीक है, कभी कभी प्रश्न में क्या दे देता है वो कि साहब उसकी बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो सूत्रों के लिए फिर स्मॉल आर की जरूरत पड़ेगी। तो स्मॉल आर कैसे निकालेंगे हम कि साहब
बाह्य त्रिज्या में से मोटाई को घटा दीजिए। भाई बाह्य त्रिज्या जैसे ये 9 है, ठीक है, और मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो अंदर से कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो स्मॉल आर का मान कैसे निकालेंगे 8 सेंटीमीटर। अब बात कर रहे हैं हम आयतन। अब देखिए ये डिब्बा ये बना हुआ है, ये पदार्थ की मोटाई है, तो आयतन तो अंदर ही आ रहा है ना, ठीक है, अर्थात जो पदार्थ भरा हुआ वो कहाँ आ रहा है, अंदर आ रहा है। अब उसका आयतन भी कैसे निकालेंगे, उसी तरह भाई कि पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। क्या लिख दिया मैंने भाई, बेलन के आयतन का, मैंने कल भी बताया था, रामबाण सूत्र यही है कि आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब आधार का क्षेत्रफल क्या है इसका, वृत्ताकार है, पाई आर स्क्वायर। अब इसकी चूंकि दो त्रिज्याएं, बाह्य त्रिज्या और अंदर की त्रिज्या, तो बाह्य आयतन में से अंदर का आयतन घटाना पड़ेगा हमें, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। तो अब पाई एच कॉमन ले सकते हैं, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इतने घन इकाई, ये आयतन का सूत्र हुआ। अब मैं कुछ उदाहरण लेकर आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि खोखले बेलन से संबंधित प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है। तो देखिए, एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, इसका भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो दोनों सिरों से खुला हुआ है, इसका मतलब इसकी ऊंचाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है, ऊपर से जब वो मोटा है ही नहीं, ऊपर और नीचे, इसका मतलब ऊंचाई जो शब्द है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, पर हाँ मोटाई इसकी 2 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसका भीतरी व्यास, इस बेलन का जो खोखला बेलन है उसका भीतरी व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी जो भीतरी त्रिज्या है स्मॉल आर, इसका मतलब भीतर से जो त्रिज्या है और उसको हमने किससे व्यक्त किया था स्मॉल आर से, वो कितनी हो जाएगी 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। अब देखिए जैसे मैं ये चित्र बना भी देता हूं आपके लिए, इस तरह से ये था ना और ये, अब इसके दोनों सिरे खुले हुए हैं, इस तरह से ये मोटा है बेलन, ठीक है। अंदर से जो व्यास था, अब सोचिए अपने आप, अंदर से व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर और मोटाई कितनी है इसकी 2 सेंटीमीटर। अब सोचिए जब मैं बाहर से इसका व्यास निकालूंगा यहां से और यहां तक की दूरी जब निकालूंगा तो वो कितनी हो जाएगी, देखिए 14 में 2 यहां बढ़ेंगे और 2 यहां ऐड होंगे, इसका मतलब 14 + 4, इसका मतलब बाहर का जो व्यास हो जाएगा 18, ठीक है। तो बाह्य व्यास कितना हो जाएगा भाई 14 + 4 बराबर 18 सेंटीमीटर। हमेशा ध्यान रखें व्यास निकालने में मोटाई का दुगना जोड़ता है, क्योंकि एक इधर और एक इधर, तो भीतरी त्रिज्या क्या, सॉरी बाह्य त्रिज्या क्या हो जाएगी, बाह्य त्रिज्या जिसको हमने कैपिटल आर से व्यक्त किया था वो हो जाएगी 18/2 बराबर 9 सेंटीमीटर। आप चाहते तो त्रिज्या निकालने के लिए सीधी सी बात है मध्य बिंदु से नापते हैं, और मध्य बिंदु से नापते हैं तो 7 तो यहां तक है, ठीक है, अंदर की जो त्रिज्या कितनी थी 7, तो बाह्य त्रिज्या निकालने के लिए बाह्य कोने तक हम जाते हैं तो 7 + 2 सेंटीमीटर, और तो यहां भी निकाल सकते थे हम सीधे सीधे 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है बेलन के वो क्या है भाई, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका जो सूत्र था अभी आपने देखा था 2 पाई r + r, ये याद होना चाहिए 2 पाई r + r, और दूसरे कोष्टक में क्या था r + h माइनस स्मॉल r, ठीक है। मान रख दीजिए 2 × 22/7, कैपिटल R कितना है 9, स्मॉल r कितना है 7, कोष्टक बंद, दूसरा कोष्टक 9 प्लस ऊंचाई कितनी है, देखिए बेलन की ऊंचाई है 26, तो h का मान 26 माइनस स्मॉल r, इसका मतलब 7,
तो अब देखिए 2 गुणा 22/7, ये 9 और 7 16 हो जाएंगे, इंटू ये 35 से 7 गए तो 28 और 7 से ये 4 बार विभाजित हो जाएगा। अब देखिए 22 दूनी 44, 44 गुणा 16 चौका 64 आप कर दीजिए। तो इसको गुणा करेंगे तो देखिए 44 चौका 176 होते हैं हासिल 17 और 44 छिक्की 264 और 264 और 17 281, 2816 वर्ग सेंटीमीटर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो एक बहुत अच्छा प्रश्न आपके लिए, वाटर इज बीइंग पंप्ड आउट थ्रू ए सर्कुलर पाइप whose इंटरनल डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक वृत्ताकार पाइप के द्वारा पानी की जो सप्लाई की जा रही है, पाइप को फेंका जा रहा है आगे की ओर, जिसका जो अंतः व्यास है वो 7 सेंटीमीटर है। आगे चलिए, इफ द फ्लो ऑफ वाटर इज 72 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और पानी को किस हिसाब से पंप आउट किया जा रहा है कि उस पाइप में 1 सेकेंड में 72 सेंटीमीटर ऊंचाई का पानी जा रहा है। मतलब इतना कि उस 7 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप, जैसे ये पाइप है, उसमें 1 सेकेंड में पानी कितना ऊंचा चढ़ जाता है, 72 सेंटीमीटर। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर आर बीइंग पंप्ड आउट इन 1 आवर। तो वो पूछ क्या रहा है कि 1 घंटे में उस पाइप के द्वारा कितना पानी फेंका जाएगा या पानी निकाला जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न आया समझ में। पहले हम क्या देखते हैं कि जो पाइप आपके लिए दिया गया है उसकी अंतः त्रिज्या कितनी है, क्योंकि पानी तो अंदर से होकर ही जा रहा है ना, तो अंदर के व्यास और अंदर की त्रिज्या से ही मतलब है। बाहर कितनी भी मोटाई का पाइप हो हमें क्या मतलब, क्योंकि पानी तो अंदर से ही जा रहा है ना। ठीक है, हाँ बाहर वाली चीज की पता वो कब जानकारी जरूरी है, जब उसका कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो अब पाइप की जो अंतः त्रिज्या है, अंतः त्रिज्या वो कितनी हो जाएगी भाई, R बराबर 7/2 सेंटीमीटर। अब पाइप में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज है ये है कि पानी किस दर से आगे की ओर फेंका जा रहा है भाई। तो पाइप में 1 सेकंड बाद पानी की जो ऊंचाई होगी, पानी की ऊंचाई h वो कितनी हो जाएगी, 72 सेंटीमीटर। ये ना देखिए पढ़िए, इफ द फ्लो ऑफ वाटर इज 72 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसका मतलब पानी इस हिसाब से 1 सेकंड में 72 सेंटीमीटर बह जाता है। यहां से लेके यहां तक 1 सेकंड में कितना है, वो 72 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वो ऊंचाई तो मानी जाएगी उस बेलन की। भाई पाइप कैसा है, बेलनाकार है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 1 सेकंड में। पानी तो जा रहा है, नीचे से पानी ऊपर जा रहा है, तो 1 सेकंड में कितने ऊंचा उठ रहा है वो, 72 सेंटीमीटर। तो 1 सेकंड में ऊंचाई पानी की वो कितनी है, 72 सेंटीमीटर है। तो आप एक सोचिए 1 सेकंड में पानी का आयतन कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पाइप में 1 सेकंड में पानी का आयतन जो पंप आउट हो रहा है पानी, उसका आयतन 1 सेकंड में, और सूत्र क्या लगाते हैं हम, πr²h। तो देखिए 22/7, r² के स्थान पर क्या लिखेंगे, 7/2 इंटू 7/2, और h के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, 72। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से इसको 11 बार काट देंगे और इसको 36। तो अब गुणा करने के लिए राशि कितनी हो जाएंगी, 11 गुणा 7 गुणा 36। तो सर कितना गुणा है, कितना, 2772। मेरे साथ रूप सिंह सर हैं, तो वो बता रहे हैं कि इसका जो गुणा आएगा, उन्होंने मोबाइल के कैलकुलेटर से सॉल्व करके मुझे बता दिया है कि 2772 घन सेंटीमीटर आएंगे। आप करके भी देख लें, 11 गुणा 7 गुणा 36। ठीक है, अब वो पूछ क्या रहा है कि इसी दर से ये पानी फेंकता रहे ये पाइप, तो हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर आर बीइंग पंप्ड आउट इन 1 आवर।
1 सेकंड में इतना, तो 1 घंटे में कितना, इसी में निकाल लेते हैं। इसलिए पाइप द्वारा 1 घंटे में फेंके गए या पंप्ड आउट किए गए पानी का आयतन, पानी का आयतन जो फेंका जा रहा है उस पानी का आयतन 1 घंटे में फेंके गए या पंप्ड आउट फेंके गए पानी का आयतन, ठीक है, वो कितना हो जाएगा भाई 1 सेकंड में इतना 2772। तो देखिए 1 मिनट में 60 का गुणा और कर देंगे, 1 घंटे के लिए 60 का गुणा और कर देंगे, अर्थात जब सेकंड की बात दी गई हो और घंटे की बात निकालनी हो तो 36 से का गुणा कर देते हैं, 60 गुणा 60। ये बात तो आपके समझ में आ गई। अब इस राशि में 3600 का गुणा और कर दीजिए। सर कितना है आप बोल दीजिए। 200। एम आई राइट सर? 9979,200 इतने घन सेंटीमीटर इतना पानी फेंका गया। अब आप जानते हैं सर प्रश्न तो पूछ रहा है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर, तो ये तो घन सेंटीमीटर में, आप जानते हैं घन सेंटीमीटर को लीटर में कैसे बदला जाता है, 1000 का भाग देकर, पता है ना। तो इस राशि में 1000 का भाग दे दीजिए, तो 9979,200 और इसमें 1000 का भाग दे देंगे तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, दशमलव यहाँ आ जाएगी। तो देखिए 9979.2 लीटर। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बेलनाकार पाइप का अंदरी व्यास 2 सेंटीमीटर है, इसमें 6 मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बहकर एक बेलनाकार टंकी में गिरता है और उस टंकी के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो 30 मिनट में इस टंकी में पानी के स्तर में कितनी वृद्धि होगी। ये जो प्रश्न है मैनेजमेंट परीक्षा 2006 में आया हुआ है, ठीक है। अब ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं, तो मैं पहले इस प्रश्न को आपको ढंग से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए जो पाइप का अंदर से जो व्यास है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब पाइप की जो त्रिज्या है अंदर से, बाहर की त्रिज्या यहाँ कोई काम में आने वाली है ही नहीं, तो त्रिज्या से मतलब है अंदर की जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर में 2 का भाग देंगे तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखिए इसमें जो आंसर है वो मीटर में लाना है। इसका मतलब जितने भी जो मान हैं उन सबको मीटर में बदल लिया जाए। तो 1 सेंटीमीटर के अगर मुझे मीटर बनाने तो 1/100 करके नहीं मैं बना लूँगा। तो पाइप की जो त्रिज्या है वो 1/100 मीटर। अब देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न में यही है कि इसमें 6 मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बहकर एक बेलनाकार टंकी में गिरता है। इसका मतलब सोचिए कि जैसे ये पाइप है, ये पाइप है, ठीक है भाई। इसमें क्या होता है कि 1 सेकंड में पानी यहां से, जैसे पानी यहां से शुरू हुआ और कहां तक, यहां तक पहुंचा 1 सेकंड में, ठीक है। तो वो पानी कितना उठ जाता है, 6 मीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी इस दर से इसमें बह रहा है कि वो 1 सेकंड में 1/100 मीटर त्रिज्या का और 6 मीटर ऊंचाई का वो बेलन बना लेता है, क्योंकि पाइप की आकृति बेलनाकार है और पाइप से होकर ही वो जा रहा है, तो ये बेलन बन जाएगा। 1 सेकंड में कितना बेलन बनेगा कि उसकी जो त्रिज्या है वो तो होगी 1/100 और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 6 मीटर, क्योंकि पाइप भर के जा रहा है इस तरह से और 1 सेकंड में पानी कितना चला जाता है, 6 मीटर। इसका मतलब पाइप बेलनाकार है तो 1 सेकंड में 6 मीटर ऊंचाई और 1/100 मीटर त्रिज्या का क्या बनेगा, ठीक है, बेलन बनेगा। तो 1 सेकंड में बने पाइप में, कहाँ बने, पाइप में बेलन का आयतन निकाल सकता हूं मैं। बेलन का आयतन अर्थात 1 सेकंड में कितना पानी उसमें आ रहा है पाइप में, ठीक है। तो बेलन का आयतन कितना होता है भाई, πr²h, यही है ना। तो देखिए पाई का मान बाद में देखते हैं, रखेंगे या नहीं रखेंगे वो बाद में देख लेंगे। तो r² के स्थान पर क्या लिख दूं मैं,
1/100 का वर्ग, ठीक है, इंटू एच, एच कितना 6, तो पाई, ठीक है, इंटू, ऐसा ही लिखे रहने दे इसको, चलो मत लिखो, इतने घन मीटर, सॉरी, इतने घन मीटर पानी आएगा 1 सेकंड में। अब वो क्या पूछ रहा है कि ये पानी कहाँ जा रहा है, टंकी में, तो टंकी में 30 मिनट में कितना पानी आएगा, अर्थात पानी का स्तर कितना ऊंचा उठेगा, तो 30 मिनट में कितना बनेगा भाई, तो 30 मिनट में टंकी में गिरे पानी का आयतन, ठीक है भाई, 30 मिनट में टंकी में गिरे पानी का आयतन कितना हो जाएगा, इसमें कितना गुणा हो जाएगा, तो देखिए 1 सेकंड में तो आयतन इतना है, 1 सेकंड में इतना आयतन वाला पानी उसमें गिर रहा है, इंटू 6, तो देखिए 1 मिनट में कितना 60 का गुणा और 30 मिनट में इसका मतलब 30 का गुणा और, समझ में आई ना, ये 1 सेकंड का है, मिनट बनाने के लिए 60 का गुणा, 1 मिनट में गिरने वाले पानी का आयतन आ जाएगा। अब ये 30 मिनट, इस 30 का गुणा और कर दिया। अब इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, पाई इंटू 1/100 2 बार लिख देते हैं, ठीक है, फिर 6 गुणा 60 गुणा 30, 1 0 से 1 0, ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगी, और अब 0 नहीं कट रहे हैं, तो देखिए 6 छंगा 36, 36 तिया 108, इसका मतलब 108 पाई बटे 100, इतने घन मीटर पानी टंकी में जा रहा है। अब टंकी भी बेलनाकार है, जहाँ अब समझने वाली बात यहाँ है, टंकी भी बेलनाकार है, ठीक है, और जिसके आधार की त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब मान लेता हूं पानी में जो स्तर में जो वृद्धि हुई है वो कितनी है, h मीटर है, तो माना टंकी के पानी के स्तर में वृद्धि, उसमें हो सकता है पानी पहले भरा हुआ हो, ठीक है, तो उससे ऊपर पानी के स्तर में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, h मीटर मान लेता हूं। तो अब टंकी का आयतन कितना होगा भाई, टंकी का आयतन कैसे निकालेंगे, पाई r स्क्वायर h, तो पाई और r कितनी है 60 सेंटीमीटर, इसका मतलब 60 बटे 100, क्योंकि मीटर में लेनी है मुझे, तो पाई r स्क्वायर, इसका मतलब 60 का वर्ग इंटू पानी h मीटर तक बढ़ा, तो ऊंचाई कितनी है h, और ये किसके कारण बढ़ा है, इस पानी के कारण। भाई ये जो टंकी के आयतन में वृद्धि हुई है, पर टंकी बेलनाकार है, तो बेलनाकार टंकी के आयतन में वृद्धि हुई है वो किसके कारण हुई है, ये पानी उसके अंदर गिरा है, ये जो पानी है, ठीक है, ये जो पानी गिरा हुआ है, तो बराबर ये क्या होगा, इस पानी के आयतन के, तो 108 बटे 100 इंटू पाई, ठीक है, पाई इज कैंसिल विद पाई, पाई का मान ऐसे कंडीशन में नहीं रखते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो गई। अब देखिए आप इसको सरल कर लीजिए, तो देखिए 60 बटे 100 इंटू 60 बटे 100 इंटू h बराबर 108 बटे 100, तो देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, इस 0 से ये 0, तो सारे कैंसिल हो गए। अब देखिए ये क्या हो गया, यहाँ लिख देता हूँ 6 छंगा 36, तो 36h बराबर 108, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 108 बटे 36 बराबर 3 मीटर, अर्थात टंकी में पानी का जो स्तर है वो 3 मीटर ऊंचा उठेगा। अब इसमें आप देख लीजिए बी आंसर सही है। यदि एक बेलन की ऊंचाई में 15% वृद्धि तथा इसके आधार के अर्धव्यास अर्थात त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके वक्र पृष्ठ में कितना परिवर्तन होगा। ये एसएससी परीक्षा 2006 में आया हुआ प्रश्न है। तो अब एक बात सोच लेते हैं हम कि जिस बेलन की बात कर रहे हैं तो प्रारंभ में उसकी ये आधार की त्रिज्या में r मान लेता हूँ, ऊंचाई h मान लेता हूँ। तो माना बेलन की वृद्धि से पहले बेलन के आधार की त्रिज्या
आधार की त्रिज्या r व ऊंचाई h है। ठीक है, अब उसमें पूछ क्या रहा है, वक्र पृष्ठ में कितना परिवर्तन होगा, इसलिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो केवल हम वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब आपको याद ही है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, अर्थात प्रारंभिक अवस्था में जब हम कोई वृद्धि या कुछ नहीं कर रहे हैं तो उस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 2πr/h। अब देखिए ऊंचाई में वृद्धि कितनी है, 15%। इसका मतलब नई ऊंचाई क्या हो जाएगी, नई ऊंचाई क्या होगी, देखिए अगर ऊंचाई 100 होती, मीटर या सेंटीमीटर जो भी कुछ होता, तो उसकी कितनी हो जाती, 115। तो ऐसे प्रश्नों में जहां वृद्धि होती है 100 प्लस करके निकाल लेते हैं। तो सीधे सीधे ऊंचाई कितनी है उसकी, h, तो h का 115% निकाल दीजिए सीधे सीधे। ठीक है, तो h गुणा 115/100। ठीक है, अब 5 से काटेंगे हम तो देखिए 23/20 हो जाएगा, क्योंकि 23 पंजे 115 और 20 पंजे 100। जो नई ऊंचाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 23h/20 इकाई। अब सेंटीमीटर या मीटर वो रख लेंगे बाद में। और अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या में 10% की कमी। तो नई जो त्रिज्या होगी नई कंडीशन में वो क्या होगी भाई, 10% की कमी, अर्थात r का 90%। ठीक है, 10% की कमी, इसका मतलब 100 से 10 कम, तो 90% रह जाएगी। तो r का की जगह गुणा 90/100, इसका मतलब 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, तो 9r/10। तो इस स्थिति में जो नई स्थिति आई है, नई ऊंचाई और नई त्रिज्या के साथ, तो इस स्थिति में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, ये होता है भाई 2πr, वही 2πr के स्थान पर नई त्रिज्या कितनी है, 9r/10 और h 23h/20। ठीक है, 2πr और h, नई त्रिज्या नई ऊंचाई। अब 23 नाम 207 और 2 से 7 गुणा 2 कर देते हैं, या फिर ऐसा करते हैं 2πrh को कॉमन लिखा रहने देते हैं, क्योंकि 2πrh यहाँ भी है, 2πrh यहाँ भी है। तो देखिए 2πrh, 2πr और h कॉमन ले लिया, और यहाँ क्या बच गया, 23 नाम 207/20 गुणा 10, ये 200। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि पहले की तुलना में क्या हुई है, वृद्धि, क्योंकि 207 में 200 का भाग देंगे तो 1 से अधिक आएगा। इसका मतलब ये मान है टोटल 2πrh से ज्यादा होगा, जबकि प्रारंभिक मान 2πrh है। ये समीकरण 2। ठीक है, तो अब मैं क्या लिख सकता हूं कि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि। आप ये मत सोचें कि हमेशा वृद्धि होगी, ऐसा भी हो सकता था कमी हो सकती थी, क्योंकि हमने नई त्रिज्या को बढ़ा दिया, घटा दिया था, ऊंचाई को बढ़ा दिया था। तो वो परिस्थिति पर निर्भर करता है, आप सूत्र के हिसाब से देख लें। ये मान 2πrh से अधिक है, इसलिए मैं वृद्धि लिख रहा हूं। तो वृद्धि क्या होगी, इस मान से इसको घटा दें। तो सीधी सी बात है कि कॉमन क्या है, 2πrh कॉमन है, तो 207/200 से 1 घटा दूंगा। कैसे घटाया मैंने, 2πrh कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बचेगा, 207/200 माइनस, क्योंकि यहां तो मैंने 2πrh पूरा कॉमन ले लिया है, तो यहां से क्या बचेगा, -1। ठीक है, अब इसको मैं अगर सरल करूं तो 2πrh, ठीक है, 207 और ये 200 लघुत्तम आ जाएगा, तो 207 - 200, इसका मतलब 7/200, इतने की वृद्धि हुई। अब प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए कैसे ज्ञात करते हैं भाई, तो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं पता है तुम्हें, वृद्धि बटे पूर्व का मान। तो वृद्धि कितनी हुई है, 2πrh
इंटू 7/200, ये तो वृद्धि हुई, बटे पूर्व का मान, पूर्व का मान क्या है 2πRh, तो 2πRh नीचे लिख दिया गुणा 100, ठीक है। तो 2πRh से 2πRh कैंसिल, ठीक है, और ये 2 जीरो से 2 जीरो, कितना 7/2 अर्थात 3.5% की वृद्धि हुई, ठीक है। आप चाहें तो इसको सरल भी कर सकते हैं भाई, 2 से काट दीजिए, ठीक है, ये 100 हो जाएगा, तो 2.07 πRh हो जाते। ये कितना था, केवल देखो इसको सरल भी कर सकते थे हम, ये 2 से ये 100 हो जाते और 100 का भाग देते तो कितना हो जाता है, ये 2.07 πRh। तो देखिए यहां तो कितना था 2 πRh पूर्व का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, नया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 2.07 πRh, ठीक है। इसका मतलब कितनी πRh की वृद्धि हुई है 0.07, तो कैसे आ जाता, वृद्धि कितनी होती 0.07 πRh की वृद्धि हुई है, पूर्व का मान कितना था 2 πRh और गुणा क्या करते हैं हम 100, πRh से πRh कैंसिल हो जाता, ठीक है, ये 0.07 की, ठीक है। अब इसको सरल करने के लिए क्या करते हैं हम 7/100 ऐसे ही करते हैं ना, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 7/100 और ये 2 है ही नीचे और गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाता, 7/2 बराबर 3.5% की वृद्धि हो जाती है इसमें। तो सवाल को कैसे भी कर लीजिए, आपकी मर्जी है, समझ में आ गया होगा। आप देखिए इसमें ऑप्शन कहां था, ऑप्शन देखिए 3.5% की कमी, 3.5% की वृद्धि, तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार के अर्धव्यास तथा उसकी ऊंचाई में से प्रत्येक में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो बेलन के आयतन में वृद्धि होगी। ये एसएससी 2008 में आया था और इसके ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो अब देखिए प्रश्न को दोबारा से ध्यान से पढ़िए। एक लंबवृत्तीय बेलन है, अब हम क्या कर रहे हैं उसमें कि उसके अर्धव्यास अर्थात त्रिज्या और उसकी जो ऊंचाई है दोनों को 10% बढ़ा दिया जाता है। तो नई स्थिति में जो आयतन आएगा निश्चित है वो बढ़ के आएगा, वो कितने प्रतिशत अधिक आएगा ये पूछ रहा है। तो मैं प्रारंभ में मान लेता हूं, माना बेलन जो भी है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या, अर्धव्यास कहें या त्रिज्या कहें एक ही बात है भाई, आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। अब यहां मीटर या सेंटीमीटर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको मन में आप जो भी चाहें सेंटीमीटर या मीटर मान सकते हैं। अब बात किसकी कर रहा है, केवल बेलन के आयतन। पिछले प्रश्न में किसकी बात की थी, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो हमने केवल वहां वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखा था। यहां बेलन के आयतन की बात कर रहा है तो केवल बेलन के आयतन का सूत्र ही लिखा जाएगा। इसलिए बेलन का इस स्थिति में आयतन अर्थात प्रारंभ में आयतन, तो बेलन का आयतन प्रारंभिक स्थिति में वो कितना हो जाएगा, सूत्र आपको पता ही है, πr²h इतने घन इकाई, ठीक है। अब आगे देखिए, चूंकि अब हम कर क्या रहे हैं, त्रिज्या और ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो नई त्रिज्या उसी तरह जैसे अभी लिखा था हमने, नई त्रिज्या क्या होगी, r का 110%, भाई 10% की अर्थात 100 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या होती तो नई त्रिज्या 110 सेंटीमीटर हो जाती, तो r का 110% निकाल लेंगे, तो r का की जगह गुणा 110/100, ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो 11r/10, ये नई त्रिज्या हो गई, इतनी इकाई सेंटीमीटर मीटर जो भी लिखना चाहें। अब नई ऊंचाई में भी क्या है, हम 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो h का वही 110%, तो h गुणा 110/100 वही 11h/10, ये नई ऊंचाई हो गई। तो इस नई कंडीशन में बेलन का आयतन, तो नई स्थिति में बेलन का आयतन क्या होगा,
पाई, ठीक है, आर स्क्वायर, इसका मतलब 11r/10 का स्क्वायर इंटू एच, और h क्या है इस कंडीशन में 11h/10। आपको बिल्कुल ही विचलित नहीं होना है। नई स्थिति में आयतन निकाल रहे हैं तो पाई नई स्थिति की त्रिज्या का वर्ग पाई आर स्क्वायर, और h के स्थान पर 11h/10, ठीक है। तो यहां से लिख देता हूं मैं पाई 11 का वर्ग बटे 10 का वर्ग, इसका मतलब मैं क्या लिख देता हूं 121 आर स्क्वायर बटे 100 इंटू 11h/10। तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच, तो मैं लिख ही देता हूं पाई आर स्क्वायर एच। अब 121 गुणा 11, अब हम जानते हैं 11 की घात 3 आपको याद है 1331 आता है, तो इंटू 1331 बटे 100 गुणा 10 1000। अब 1000 का इसमें भाग देंगे तो 1.331 आ जाएगा, इसका मतलब वृद्धि हो रही है, ठीक है। ये बेलन का आयतन प्रारंभिक था, ये नई कंडीशन में आयतन है, तो कितनी वृद्धि हुई आयतन में वृद्धि, बेलन के आयतन में वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि कैसे निकालेंगे, नया आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन, नया आयतन ये है, प्रारंभिक आयतन ये है, तो देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो पाई आर स्क्वायर एच इंटू 1331/1000 से घटाइए पाई आर स्क्वायर एच को, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच कॉमन आ गया, तो 1331/1000 माइनस 1, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच कॉमन है, पूरा कॉमन चला जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा 1। तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच इंटू, अब 1000 एलसीएम आएगा तो 1331 माइनस 1000, तो ये कितने शेष बच जाएंगे भाई 331/1000, इतने घन इकाई जो भी है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालनी है, क्योंकि आंसर प्रतिशत वृद्धि है, तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी, आयतन में प्रतिशत वृद्धि, आयतन में मैं नहीं लिखा है जानबूझ के समय बचाने की दृष्टि से, वैसे क्या लिखेंगे आयतन में प्रतिशत वृद्धि, तो बराबर क्या होगी वृद्धि बटे पूर्व का आयतन, मतलब आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि ये हुई है भाई। चलो मैं दूसरा स्केच लिख देता हूं, आयतन में ये वृद्धि हुई है ना, तो वृद्धि बटे वृद्धि कितनी है पाई आर स्क्वायर एच इंटू 331/1000, ये तो वृद्धि हुई बटे पूर्व का मान, और पूर्व का आयतन कितना था पाई आर स्क्वायर एच गुणा 100, ये तो याद है ना सूत्र, वृद्धि बटे पूर्व का मान गुणा 100। तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना हो गया भाई 331/10, इसका मतलब 33.1% की वृद्धि हुई। और अब अगर ऑप्शन देखे जाएं आंसर के, तो आप देखिए सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। देखिए बहुत शानदार प्रश्न है आपके लिए, 0.75 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले सिक्कों को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय बेलन बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। तो ऐसे प्रश्नों में आप जानते हैं कि जिस चीज़ को पिघलाया जाता है और जो नई चीज़ बनाई जाती है उन दोनों का आयतन बराबर रहता है, ये बात आपको अच्छी तरह से आती है। तो अब देखिए इसमें पिघलने वाली वस्तु कौन सी है, सिक्का। अब सिक्का भी कैसा है, बेलनाकार। आप वैसे भी देखिए सिक्का बेलनाकार होता है, क्योंकि जैसे उसके आधार बिल्कुल वृत्ताकार होता है और फिर थोड़ा वो मोटाई होता है, और मोटाई उसकी क्या मान सकते हैं, सिक्के की मोटाई को सिक्के की ऊंचाई, अर्थात बेलनाकार वस्तु की ऊंचाई मान सकते हैं, ठीक है। तो अब सिक्के की त्रिज्या कितनी है, आर, सिक्के की जो त्रिज्या है आर वो कितनी है 0.75 सेंटीमीटर, अर्थात 75/100
सेंटीमीटर, 25 से हम इसको अगर विभाजित कर दें तो 25 × 75, 25 चौका 100, इतने सेंटीमीटर सिक्के के आधार की त्रिज्या है। और उसकी जो मोटाई है अर्थात h, ठीक है, सिक्के की जो मोटाई वो क्या कहलाएगी, बेलनाकार के रूप में अगर इस सिक्के को लेंगे हम तो उसकी ऊंचाई के बराबर 0.2 सेंटीमीटर, तो 0.2, ठीक है, सेंटीमीटर है। इसको हटाएंगे तो 2/10 या 1/5 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई। तो एक सिक्के का आयतन, इसलिए मैं निकाल रहा हूं एक सिक्के का आयतन। तो एक सिक्के का आयतन, सिक्का कैसा मान के चल रहे हैं भाई हम, बेलनाकार, और बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। तो πr² के रूप में क्या है, 3/4 का वर्ग करेंगे और h कितनी है, 1/5, इतने घन सेंटीमीटर, ठीक है, इतने घन सेंटीमीटर एक सिक्के का आयतन है। अब पूछ क्या रहा है कि इन सिक्कों को पिघलाकर, पता नहीं कितने सिक्कों को पिघलाकर, उन सिक्कों की संख्या ही पूछ रहा है। तो इन सिक्कों को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन बनाना है, ठीक है। इसका मतलब मान लेते हैं, माना n सिक्के पिघलाए गए, तो उन n सिक्कों का आयतन किसके बराबर होगा, बनाए गए लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर। सीधी सी बात है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां कि n सिक्कों का आयतन, भाई एक सिक्के से तो बन ही नहीं रहा है, तो माना ऐसे ही जिनका आयतन इतना है एक का, तो n सिक्कों का आयतन, n सिक्के पिघलाए गए अर्थात n सिक्कों का आयतन क्या होगा, बनाए गए बेलन के आयतन के बराबर, बनाए गए बेलन का आयतन, ठीक है। अब इसमें मान रख देते हैं, n है n इंटू एक सिक्के का आयतन, ऐसे ही है ना भाई, एक सिक्के का आयतन में n का गुणा कर देते हैं, और एक सिक्के का आयतन कितना दिया गया है, पाई, ठीक है, और 3/4 का वर्ग, इसको ऐसे कर देता हूं, 3/4 का वर्ग इंटू 1/5 बराबर बनाए गए बेलन का आयतन, और उसका भी आयतन क्या होगा, πr², उसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो r² की जगह क्या लिख देता हूं, 3 का वर्ग, और ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर, तो इंटू 8। तो देखिए कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है भाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 का वर्ग, तो मतलब 3 का वर्ग कट जाएगा, अभी 4 का वर्ग और है, ध्यान, 3/4 का वर्ग, इसका मतलब क्या रह जाएगा यहाँ, n इंटू 1/4 का वर्ग इंटू 1/5 बराबर, इधर को क्या रह गया, 8, तो n बराबर क्या हो जाएगा भाई, 8 इंटू 4 का वर्ग इंटू 5, भाई n बराबर 8 में इनका गुणा होगा, 8 × 5 × 16। तो अब देखिए 8 × 4 का वर्ग 16 × 5, तो 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 80 × 8, तो ऐसे कितने सिक्के, 640 सिक्के जरूरत पड़ेगी। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, 640 अर्थात हमारा ए ऑप्शन सही है। तो आशा है मेरे द्वारा ये बताए गए प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। आपको अगर कोई कमी दिखाई देती है कि भाई मेरी जो टीचिंग है उसको और मैं इम्प्रूव कर सकूं, तो आपके अमूल्य सुझावों से मेरा मार्गदर्शन आप अवश्य करें, और अगर कोई त्रुटि हो तो उससे मुझे ज़रूर अवगत कराएं।